Hello, friends. Very good evening to all. I'm Jashanjot, Assistant Professor in Commerce and Management. तो अभी हमारी प्रेजेंट सीरीज चल रही है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पिछले दोनों लेक्चर्स में हमने कवर करी थी क्लासिकल थ्योरीज एंड इन द फर्स्ट लेक्चर वी आर कवर द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड इन द लास्ट लेक्चर वी आर कवर द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो आज हम कवर करेंगे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी गिवन बाय द मैक्स वीवर। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर नंबर 37। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरीज ऑफ ओबी। अगर थ्योरीज ऑफ ओबी की बात करें, मेन थ्री टाइप की थ्योरीज हैं, क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज। ये वाला चार्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी करवाया है, इस लेक्चर में भी इसलिए डाला है ताकि बार बार आप चीज़ों को रिकॉल कर लो और आपको उनकी क्रैमिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ब खुद ही चीज़ें याद हो जाएं। तो अंडर द क्लासिकल थ्योरी हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी गिवन बाय द F.W. टेलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी गिवन बाय द हेनरी फूड। तो दोनों थ्योरी हमने कवर कर ली हैं। अगर आपको इन दोनों थ्योरीज में कोई डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है दोनों लेक्चर्स का, आप दोबारा देख सकते हो। स्टिल आपको कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर देख रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी गिवन बाय द मैक्स वीवर, अगर इस लेक्चर में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपने प्रीवियस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक खोल के पिछले वाले दोनों लेक्चर भी कवर कर सकते हो। तो इसके बाद हम कवर करेंगे नियो क्लासिकल थ्योरीज गिवन बाय द ह्यूमन रिलेशन, that is the human relation theory given by the Alton Mayo, and behavioral theory given by the Maslow, Amsig-Roger, and Herzberg. And the third theory is the modern theory, that is the that covers the quantitative theory, systems theory, contingency theory, and the operational theory. सो क्लासिकल थ्योरीज की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अंडर क्लासिकल वी हैव थ्री थ्योरीज मेनली: साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो ये वाली जो थ्योरीज थी ये आई थी अर्ली 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th तक ये चली थी। और जो आज हम कवर कर रहे हैं मैक्स वीवर की वीवर्स थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये वाली हमारी आई थी लेट 19th में। ठीक है, तो इनके जो थिंकर्स थे, इनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? तो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रीज आई तो उनको मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए ये वाली थ्योरीज इवॉल्व हुई थी ताकि जो वर्क है काफ़ी एफिशिएंटली हो सके। ठीक है, मेन जो पर्पस था इन थ्योरीज का। तो अंडर द क्लासिकल थ्योरी, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है, तो आज हम कवर कर रहे हैं ये वाली थ्योरी। सो लेट्स बिगिन विद द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी गिवन बाय द मैक्स वीवर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक वर्ड आपने सबने सुना है, हमने काफ़ी पढ़ा भी है, ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो ब्यूरोक्रेसी वर्ड आया कहाँ से? तो ये वर्ड जो डिस्क्राइब करा था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मैक्स वीवर। तो एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जो हमारे मैक्स वीवर थे, एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, ये ऑथर भी थे द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो 1905 में ये वाली इनकी पब्लिशिंग आई थी और ये काफ़ी वेल नोन सोशल एक्शन थ्योरी के काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी थी और फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज़ करी थी ये टर्म ब्यूरोक्रेसी। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट के रिलेटेड ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी थी डेवलप करी गई थी मैक्स वीवर के द्वारा। और जो इसको हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं, मैक्स वीवर थ्योरी भी कहते हैं। तो जो मैक्स वीवर थे वो बिलीव करते थे कि ब्यूरोक्रेसी वॉज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ना, ये काफ़ी अच्छी थ्योरी थी। इनको जो ये वाली थ्योरी है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करते हैं चीज़ें तो काफ़ी एफिशिएंटली हम वर्क कर सकते हैं। तो इन्होंने सर्टन प्रिंसिपल्स भी बनाए थे, बेसिकली 6 प्रिंसिपल्स दिए थे मैक्स वीवर ने। मैं आपको जस्ट नटशेल में एक ओवरव्यू दे देती हूँ इस थ्योरी का ताकि थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे आपको। और एक चीज़ और थी इस थ्योरी की खासियत कि इस थ्योरी में ना हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज थी, बड़ी प्लान थी, चाहे वो पॉलिसीज़ हों, प्रोसीजर्स हों। ठीक है, मतलब हर चीज़ बड़े ही एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वे में
बताई गई थी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थी हर चीज़ की। सेकेंडली एक चीज़ और थी इसमें कि इसमें जो रिलेशन थे एम्प्लॉयज़ के वो इम्पर्सनल थे। लोग अपने काम से ज़्यादा उनको मतलब था, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से ज़्यादा मतलब था, तो वर्क ओरिएंटेड लोग थे। ठीक है, तो इस थ्योरी को काफ़ी लोग अडैप्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस थ्योरी से काफ़ी जो अपनी प्रोडक्टिविटी है काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, ग्रोथ है, इस थ्योरी को अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं। सेकेंडली जो इस थ्योरी की बात है, तो ये वाली जो थ्योरी है ये एप्लीकेबल वहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई होती है जो हमारे पास लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो काफ़ी बेटर फंक्शन करती है वहाँ पे ये वाली थ्योरी। तो इन द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या था, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, और जो डिवीज़न ऑफ लेबर थी काफ़ी क्लियरली डिस्क्राइब थी फॉर ईच एम्प्लॉय। तो अभी बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी टर्म अपने आप में कहते क्या, व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टराइज करता है, लाइक मैंने आपको देखो पीछे बताया ना जब मैं आपको ओवरव्यू दे रही थी, कि ये कैरेक्टराइज करते हैं मैनी रूल्स, स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ डेस्क, मेटिकुलस division of labor and responsibility, clear hierarchies and professional, almost impersonal interactions between the employees. तो ये हमारी थी डेफिनेशन। तो ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन ही ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही है। ठीक है, कि या ब्यूरोक्रेसी है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे कैरेक्टराइज करते हैं हम रूल्स को, स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को, रिक्वायरमेंट्स को, नंबर ऑफ डेस्क को, मेटिकुलस डिवीज़न होती है लेबर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हायरार्की क्लियरली डिफाइंड होती है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस होते हैं इम्पर्सनल रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ब्यूरोक्रेटिक मैक्स वीवर थ्योरी, such a structure was indispensable in large organization in structurally performing all tasks by a greater number of employees। तो देखो आगे ना वही बात जो मैंने आपको बताई थी, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है ये थ्योरी। तो इन एडिशन जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जो सिलेक्शन एंड प्रमोशन है वो ओनली अकर होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इस वाले कीवर्ड को ना आप अंडरलाइन कर लो, टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिख लो, नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। तो जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है इसने लोगों की काबिलियत को बढ़ावा दिया है, उनकी क्वालिफिकेशन को बढ़ावा दिया है, कि जितने भी सिलेक्शन होगी, रिक्रूटमेंट होगी, प्रमोशन होगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारी किस पे बेस पे होगी, उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे होगी और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेस पे होगी। ये एक एडिशनल कीवर्ड था इस थ्योरी का, इसको याद रखना है। आगे जब हम करेंगे ना डिटेल में तो आपको और क्लियर समझ आ जाएगा कि मैम ने क्यों कहा था इसको अंडरलाइन करने के लिए। तो अभी हम जो मैंने आपको पीछे बताया था कि 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के, जिसके बेस पे ये थ्योरी बनाई गई है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, टास्क स्पेशलाइजेशन, एंड द सेकेंड इज हायरार्किकल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की हायरार्की। थर्ड इज द फॉर्मल सिलेक्शन, तो फॉर्मल सिलेक्शन में ही हम रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट क्लियर करेंगे। फोर्थ इज द रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ इज द इम्पर्सनल, इम्पर्सनल हम ऑलरेडी डेफिनेशन में कर ही चुके हैं, इम्पर्सनल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़, है ना। एंड सिक्स इज़ द करियर ओरिएंटेशन। तो लाइक हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी करी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमने कवर करा था कि जो ह्यूमन बींग थे उनको मशीन्स की तरह ट्रीट किया गया और प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी वो वाली थ्योरी। वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं मिली। तो वहाँ पे हमने एक और ड्रॉबैक भी देखी थी जो हमने 8 फोरमैन वाली देखी थी फंक्शनल फोरमैनशिप में। ठीक है, तो वो वाली ड्रॉबैक्स कवर कर दी थी किसने, एलिमिनेट कर दिया था उन ड्रॉबैक्स को किसने, सेकंड थ्योरी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ने, गिवन बाय द हेनरी फुल। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए, यूनिटी ऑफ कमांड लेके आए, तो फंक्शनल फोरमैनशिप वाली ड्रॉबैक चली गई। स्केलर चेन लेके आए तो उससे ऑर्डर क्लियरली डिफाइन हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क लेके आए। ठीक है, तो वहीं से हमारी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आई। तो वहीं उन प्रिंसिपल से हम इंस्पायर होकर भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी थ्योरी है ये ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो ये तो मतलब एक लॉन्ग टर्म जो ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रन करना है फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसके लिए बहुत अच्छी थ्योरी है। तो यहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो
अभी हम बात करेंगे इन प्रिंसिपल्स की वन बाय वन इन डिटेल। द फर्स्ट इज द टास्क स्पेशलाइजेशन। तो टास्क स्पेशलाइजेशन से हमें क्लियर कट समझ आ रहा है कि जो भी एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है, मतलब वो एक्सपर्ट है, उसके पास एक्सपर्टीज़ है रिगार्डिंग हिज और हर वर्क। ठीक है, जो को टास्क जो रोल हमने क्या करा है, असाइंड करा है। तो एवरी एम्प्लॉय इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब और ड्यूटी बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो वर्कर है वो फोकस करेगा उसी एरिया में जिस एरिया में उसको क्या है, मुहारत हासिल है। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इंश्योर कर देगा क्लैरिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर? होपफुली आपको पहले वाला जो प्रिंसिपल है क्लियरली समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है आप दोबारा देख लेना, फिर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। सेकेंड इज हायरार्किकल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की हायरार्की क्या है? क्लियर चेन ऑफ कमांड है जो एग्जिस्ट करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लाइक हम 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप टू बॉटम क्लियरली कॉमन क्या है, हमारे पास एक चेन बनी हुई है, चेन एग्जिस्ट करती है जिसको हमने फॉलो करना है। तो हर जो लेवल है, हर जो लोअर लेवल है, वो अपने से जो ऊपर वाला है एक लेवल, उसके दोबारा क्या करेगा, कंट्रोल किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा। तो इस थ्योरी की ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी कि इससे क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, इंश्योर हो जाएगी, डिसिप्लिन इंश्योर हो जाएगा, वेल स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाएंगी। मतलब रिडंडेंसी नहीं रहेगी, हम कहीं डुप्लीकेसी नहीं रहेगी वर्क की, क्लैश नहीं होंगे। तो इससे काफ़ी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी, लाइक कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाती है ना। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, तो वर्क काफ़ी स्मूथली हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्मूथली फंक्शन करती है। तो होपफुली अब दोनों अभी प्रिंसिपल आपको समझ आ गए होंगे। फर्स्ट इज द टास्क स्पेशलाइजेशन एंड द सेकंड इज हायरार्किकल ऑफ अथॉरिटी। अभी हम बात करेंगे थर्ड वन, दैट इज द फॉर्मल सिलेक्शन। मैंने आपको पीछे ही बताया है फर्स्ट सेकंड स्लाइड में ही कि रिक्रूटमेंट एंड जो प्रमोशन है वो कहाँ इस थ्योरी में किसके बेस पे होंगे, क्वालिफिकेशन बेस पे, स्किल्स बेस पे, कॉम्पिटेंसी बेस पे, नॉट फेवरेटिज्म और पर्सनल कनेक्शंस। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी इस थ्योरी की कि आपकी काबिलियत को बढ़ावा दिया जाएगा, ना कि फेवरिज्म, बायसनेस एनी और एनी अदर फेवरेटिज्म और पर्सनल कनेक्शन। तो कैंडिडेट को चूज करा जाएगा थ्रू द फॉर्मल टेस्ट, मेरिट बेस्ड इवैल्यूएशंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। देखो वो कीवर्ड आ गया ना, मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब जिस बंदे के पास ये सारी चीज़ें होंगी उसको पहल के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया जाएगा। तो इससे क्या होएगा, इंश्योर हो जाएगी फेयरनेस एंड प्रोफेशनलिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। होप सो आपको तीनों प्रिंसिपल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम करेंगे फोर्थ वन, दैट इज रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो वर्क गवर्न किया जाएगा थ्रू द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रूल्स प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। तो इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी इन द डिसीजन मेकिंग एंड एम्प्लॉय बिहेवियर एज वेल। तो इट मिनिमाइज द कंफ्यूजन, आर्बिट्रेरीनेस एंड बायस इन द वर्क प्लेस। ईजी है, समझ आ गया होगा। फिफ्थ वन, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विदाउट एनी पर्सनल प्रेफरेंस और बायस डिसीजंस आर मेड ऑब्जेक्टिवली। तो ऑल एम्प्लॉयज विल बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द सेम सेट ऑफ रूल्स एंड इट प्रमोट्स द प्रोफेशनलिज्म, फेयरनेस इन द सिस्टम। Next, sixth one, that is the career orientation. Employment is treated as a long term career, not a temporary job. ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो देखो, अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, है ना, अगर आप सही तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर रहे तो लोग आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ छोड़ के जाएंगे, है ना, ले ऑफ ज़्यादा होता रहता है। लोग तभी रुकेंगे जब उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। करियर ओरिएंटेशन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म करियर अगर आप प्रोवाइड उसको ट्रीट कर रहे हो, नॉट अ टेम्परेरी जॉब, तो एम्प्लॉय क्या होंगे, मोटिवेट होंगे टू ग्रो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रमोशंस एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग। तो इससे एक तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, कमिटमेंट बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ती है ऑफ द स्किल प्रोफेशनल्स। क्लियर? होपफुली यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। अभी कोई डाउट है मैक्स वीवर थ्योरी का या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।
Stay happy, keep learning, and don't relax. Revise, reflect, and rise. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, then don't forget to like, comment, share, and subscribe your own SB channel.